हेलो फ्रेंड्स, अमित नॉलेज शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। नेशन वन इलेक्शन क्या है? इसका मतलब है कि एक ही बारी में सभी इलेक्शंस मतलब लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं। इससे क्या होगा? इफिशिएंसी बढ़ेगी, पैसा बचेगा और वोटर्स का इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहेगा। रामनाथ कोविंद कमेटी जो नरेंद्र मोदी सरकार ने 2023 में बनाई थी, उसका मकसद था कि लोकसभा, विधानसभा और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2023 में पेश की थी, जिसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव दिए थे। जैसे कि कमेटी का मेन मोटिव देश में इलेक्शंस प्रोसेस को बेहतर बनाना और एक साथ इलेक्शन करने से सरकारी खर्चा और लोकतांत्रिक प्रोसेस को आसान बनाना। इससे एक तरफ खर्चा कम होने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ सरकार और पॉलिटिशियंस को एक साथ काम करने का मौका मिलेगा। सुझाव और रोड मैप। कमेटी ने यह सजेस्ट किया कि इलेक्शंस के लिए एक समय तय किया जाएगा, मतलब हर 5 साल में एक साथ सभी इलेक्शंस होने चाहिए। इससे वोटर्स को भी आसानी होगी, क्योंकि उन्हें अलग अलग समय पर वोट नहीं देना पड़ेगा। विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन। रामनाथ कोविंद कमेटी ने कहा कि इससे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। इससे लोकल गवर्नेंस एक नई दिशा में जा सकती है। इस तरह से सरकार लोकल लेवल पर भी ज़्यादा स्टेबल होगी। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। कमेटी ने यह भी सजेस्ट किया कि इसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत हो सकती है। इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को बदलने की बात की गई है, ताकि साइमल्टेनियस इलेक्शन को लीगली सपोर्ट मिल सके। फोर्थ पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपरेशन। इसमें यह भी बोला गया है कि सरकार को इलेक्शंस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपरेशंस का पूरा ध्यान रखना होगा। इसका मतलब है कि इलेक्शंस के लिए सारे लेवल पर लोगों की ट्रेनिंग और एक अच्छा प्लान तैयार करना होगा। पब्लिक अवेयरनेस। कमेटी ने ये एम्फेसाइज किया है कि लोगों को इस सिस्टम के बारे में अवेयरनेस देना भी जरूरी है, जिससे लोग समझ सके कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस का क्या फायदा होगा उनके लिए। यूनियन कैबिनेट ने थर्सडे को 2 बिल को इंट्रोड्यूस करने की मंजूरी दी। ये बिल्स का मकसद है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के टर्म्स को साथ साथ चलाना। दूसरा बिल दिल्ली और अदर यूनियन टेरिटरी असेंबलीज के लिए भी इस तरह के अमेंडमेंट्स प्रपोज कर रहे हैं। पहला बिल ये प्रपोज कर रहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के इलेक्शंस एक ही समय पर होने चाहिए। इससे इलेक्शंस की प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना और खर्चे को कम करने की कोशिश की जा रही है। सेकंड, यूनियन टेरिटरी असेंबलीज का अमेंडमेंट। दूसरा बिल जो दिल्ली और अदर यूनियन टेरिटरीज के लिए है, इसमें ये प्रपोज किया गया है कि उनकी असेंबली इलेक्शंस का टर्म भी लोकसभा और राज्यसभाओं के साथ सिंक्रोनाइज किया जा सके। प्रोसेस और नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। विंटर सेशंस। ये बिल्स अभी ऑनगोइंग विंटर सेशंस में इंट्रोड्यूस होने की संभावना है। ये सेशंस 20 दिसंबर तक चलेंगे और इसमें कई इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होने वाली है। अगर ये बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं तो संभावना है कि इन्हें पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने का भी विचार है। पार्लियामेंट्री कमेटी इन बिल्स को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेगी और रिकमेंडेशन दे सकती है, जिससे इन बिल्स की इफेक्टिवनेस और एप्लीकेबिलिटी को और भी सुधारा जा सके। अगर ये बिल्स पास होते हैं तो इससे इलेक्शंस की प्रोसेस में कई पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन से वोटर्स को एक ही टाइम पर वोटिंग करने का मौका मिलेगा, जो कि उनके लिए आसान होगा। इससे सरकारी खर्चा भी कम होगा, क्योंकि अलग अलग इलेक्शंस की तैयारी और कंडक्शंस पर खर्चा होता है। ये बिल्स एक नए और बेहतर इलेक्शन सिस्टम की ओर स्टेप बढ़ा रहे हैं। इससे डेमोक्रेसी और मजबूत करने की कोशिश है और गवर्नेंस को भी बेहतर बनाने की उम्मीद की जा रही है। लोगों के लिए ये एक अच्छा मौका है कि वो समझ सके कि ये चेंजेस उनके लिए कैसे असर कर सकते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब है कि लोकसभा मतलब नेशनल असेंबली और विधानसभा मतलब स्टेट असेंबली इलेक्शंस को एक ही टाइम पर करना। ये आइडिया इसलिए है ताकि इलेक्शंस प्रोसेस को आसान और स्टेबल बनाया जा सके, लेकिन इस प्लान में कुछ चैलेंजेस है जो समझना जरूरी है। 1961 से 1971 के बीच इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। कई बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स गिर गई। इससे इलेक्शंस बार बार होने लगे। इस वजह से इंदिरा गांधी ने 1971 में इलेक्शंस करवाने का फैसला किया, ताकि गवर्नेंस स्टेबल रहे। अब अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात करें तो इसमें एक बड़ा चैलेंज है। अगर कोई गवर्नमेंट मेजोरिटी खो दे तो ऐसे होने पर क्या होगा? इसके कुछ सॉल्यूशंस है। पहला, मिड टर्म इलेक्शंस। अगर किसी गवर्नमेंट का मेजोरिटी नहीं बनता तो मिड टर्म इलेक्शंस बुलाने का प्रोविजंस होना चाहिए। ये जल्दी नए इलेक्शंस करने की सहूलत देगा। कॉन्फिडेंस वोट। अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट कम मिलता है तो उन्हें एक कॉन्फिडेंस वोट लेना होगा। अगर वो जीत गए तो वो चलते रहेंगे, नहीं तो उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा।
थर्ड, कोएलिशन गवर्नमेंट्स, कभी कभी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, उस टाइम अलग अलग पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बना सकती है जो स्टेबिलिटी ला सकती है। फोर्थ पॉइंट, फिक्स्ड इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन को एक फिक्स टाइम पे करने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी और बार बार इलेक्शंस नहीं होंगे। फिफ्थ पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट को लोगों के सामने अकाउंटेबल बनना जरूरी है। अगर वो अपने काम में फेल होते हैं तो लोगों को नए इलेक्शंस करवाने का चांस मिलेगा। इन सब आइडियाज से हम गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और साइमल्टेनियस इलेक्शन से डेमोक्रेसी को बेहतर बना सकते, इससे लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि उनकी सरकार काम कर रही है। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट 2023 में आई थी, जिसे सरकार ने इसलिए बनाया था ताकि देख सके कि लोकसभा, स्टेट असेंबली और लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को एक ही समय पर किया जा सकता है। इस कमेटी ने कुछ सिंपल स्टेप सजेस्ट किए हैं। फर्स्ट स्टेप्स, लोकसभा और स्टेट इलेक्शंस, कमेटी ने कहा है कि पहले लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस को एक साथ करना चाहिए, इससे इलेक्शंस होने का प्रोसेस आसान होगा और गवर्नेंस भी बेहतर रहेगी। सेकंड स्टेप, लोकल बॉडी इलेक्शन, इसके बाद लोकल बॉडी इलेक्शंस जैसे म्यूनिसिपल इलेक्शंस को भी साथ में करने की बात कही गई है। ये इलेक्शन 100 दिन के अंदर ऑर्गेनाइज करने होंगे। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, इन सबको करने के लिए कुछ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब है कि कुछ रूल्स में बदलाव करना होगा। फोर्थ, स्टेट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एक खास बात है कि अगर पार्लियामेंट लोकसभा और स्टेट इलेक्शंस को एक साथ करने का फैसला करती है तो इसके लिए स्टेट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, इससे प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। इस रोड मैप से इलेक्शंस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, जिससे गवर्नेंस में बेहतर कॉन्टिन्यूटी मिलेगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर ये सब कुछ सही से इंप्लीमेंट होता है तो इलेक्शन का सिस्टम और भी इफिशिएंट बन सकता है। म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज करने का दूसरा कदम ये है कि ये इलेक्शंस लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के 100 दिन के अंदर होने चाहिए। मतलब जब लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस हो जाते हैं तो उसके बाद लोकल बॉडी इलेक्शंस जल्दी से करने होंगे। कोविंद कमेटी ने रिकमेंड किया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस करने के लिए हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने होंगे। ये चेंजेस दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए है। पहला, आर्टिकल 83, ये आर्टिकल लोकसभा के ड्यूरेशन कितने समय के लिए होता है से संबंधित है। इसमें बदलाव करने से ये क्लियर होगा कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के टर्म्स को कैसे एक साथ रखा जा सकता है। सेकंड, आर्टिकल 172, ये आर्टिकल स्टेट असेंबली के ड्यूरेशन से रिलेटेड है। इस अमेंडमेंट से ये देखा जा सकता है कि स्टेट असेंबली के इलेक्शंस भी लोकसभा इलेक्शंस के साथ हो सकते हैं। थर्ड, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन, ये अमेंडमेंट्स इंप्लीमेंट करने के लिए पहले प्रेसिडेंट का एक नोटिफिकेशन आएगा। इस नोटिफिकेशन में ये बताया जाएगा कि ये चेंजेस करने हैं। फोर्थ पॉइंट, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, जब ये अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट में वोट होती है, अगर वो पास होती है तो ये लीगल बन जाएंगे। अगर पार्लियामेंट इन्हें अप्रूव नहीं करती तो ये नोटिफिकेशंस खत्म हो जाएंगे और कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिफ्थ, ट्रांजिशंस पीरियड, अगर अमेंडमेंट्स अडॉप्ट कर लिए जाते हैं तो इस दौरान कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के टर्म्स छोटे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि उन्हें जल्दी इलेक्शंस करने पड़ेंगे ताकि वो लोकसभा के इलेक्शंस के साथ हो सके। तो ये अमेंडमेंट्स जरूरी है ताकि साइमल्टेनियस इलेक्शंस को इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा सके। ये गवर्नेंस को स्ट्रीमलाइन करने और इलेक्शंस को आसान बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा, लेकिन सब कुछ पार्लियामेंट के अप्रूवल पर डिपेंड करेगा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन 2029 में इंप्लीमेंट होता है तो लोकसभा या किसी स्टेट असेंबली के टर्म 5 साल से पहले ही खत्म हो सकता है, जैसे कि मेजोरिटी खत्म होने पर होता है। तो कोविंद कमेटी ने कुछ आइडियाज दिए हैं। पहला, मिड टर्म इलेक्शंस, जब लोकसभा या स्टेट असेंबली डिसॉल्व होती है तो नए इलेक्शंस करने होंगे, जिसे हम मिड टर्म इलेक्शंस कहते हैं। इसका मतलब है कि नए रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए जल्दी इलेक्शंस होंगे। नई सरकार का टर्म, मिड टर्म इलेक्शंस के बाद जो नई सरकार बनेगी वो पुरानी असेंबली या लोकसभा के टर्म का सिर्फ बाकी समय काम करेगी। मतलब अगर लोकसभा का टर्म 5 साल है और 2 साल बीत गए हैं तो नई गवर्नमेंट का टर्म सिर्फ 3 साल का होगा। थर्ड पॉइंट, अनएक्सपायर्ड टर्म, इस नई सरकार का टर्म अनएक्सपायर्ड टर्म कहते हैं। इसमें ये बताया है कि नई गवर्नमेंट सिर्फ उस वक्त तक काम करेगी जो बचा हुआ है। फोर्थ पॉइंट, गवर्नेंस का कॉन्टिन्यूटी, ये सिस्टम इसलिए है ताकि गवर्नेंस का प्रोसेस चलता रहे। अगर इलेक्शंस बार बार होने लगे तो गवर्नेंस में दिक्कत आ सकती है। इससे मिड टर्म इलेक्शन से नए रिप्रेजेंटेटिव आसानी से लाए जा सकते हैं जब जरूरत हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इस अप्रोच से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बढ़ सकती है क्योंकि लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका मिलेगा जब भी कोई गवर्नमेंट मेजोरिटी खोती है। तो इस तरह वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट से मिड टर्म इलेक्शंस और नए टर्म्स कैसे काम करेंगे ये समझ आता है। इससे गवर्नेंस में कॉन्टिन्यूटी और स्टेबिलिटी बनाई जा सकती है।
अगर मोदी सरकार 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन शुरू करने का फैसला करती है तो प्रेसिडेंट उस दिन एक नोटिफिकेशन देंगे जब अगले लोकसभा का पहला सेशन होगा। फर्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन पहली बार जब अगला लोकसभा खुलेगा प्रेसिडेंट एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन शुरू हो रही है। सेकंड पॉइंट, ट्रंकेटेड असेंबली। इस दौरान 2029 से 2034 के बीच कुछ स्टेट असेंबली का टर्म छोटा हो जाएगा, मतलब उन्हें अपने टर्म से पहले इलेक्शंस फेस करने होंगे। थर्ड पॉइंट, सिस्टमैटिक इलेक्शन। ये प्रोसेस इलेक्शंस को एक साथ और ऑर्गेनाइज तरीके से करने में मदद करेगा। फोर्थ पॉइंट, गवर्नेंस पे असर। इससे गवर्नेंस बेटर होगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो अगर ये प्रोसेस 2034 में शुरू होता है तो ये स्टेप्स कैसे काम करेंगे, ये सिंपल है। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन 2029 से शुरू होते हैं तो इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। इसका मतलब है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के टर्म्स के रूल्स में कुछ चेंजेस करने होंगे जो पार्लियामेंट कर सकती है। अगर ये चेंजेस होते हैं तो कुछ स्टेट असेंबलीज को अपने टर्म खत्म होने से पहले ही 2029 में बंद होना पड़ेगा ताकि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो सके। कोविड पैनल ने कहा है कि फाइनल डिसीजन सेंटर को लेना है कि वो कब तक साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए तैयार हो सकते हैं। उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं, जैसे कि 10 स्टेट्स जो पिछले साल नए गवर्नमेंट्स के साथ आए हैं उनको अगले इलेक्शंस 2028 में करने होंगे। इसलिए इन नए गवर्नमेंट्स को सिर्फ 1 साल या उससे भी कम समय तक गवर्न करने को मिलेगा। इन सब का मतलब है कि ये कुछ स्टेट्स को उनका टर्म बिना खत्म किए ही इलेक्शंस का सामना करना पड़ेगा, यानी उनका गवर्नेंस का समय थोड़ा कम हो जाएगा जो उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। ये पूरा प्रोसेस ध्यान से सोचना और प्लानिंग करने की ज़रूरत है ताकि सब कुछ ठीक से हो और चेंजेस आसानी से मैनेज किए जा सके। इसे और आसान तरीके से समझते हैं। पहला, छोटा टर्म वाले स्टेट्स हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन स्टेट्स में नई गवर्नमेंट्स हैं लेकिन इनकी इलेक्शंस अगले 2028 में होंगे। इसका मतलब है कि इन गवर्नमेंट्स को सिर्फ 1 साल या उससे भी कम समय तक काम करने का मौका मिलेगा। सेकंड, इलेक्शन 2027 वाले स्टेट्स उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात। अगर इन स्टेट्स में कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी लाती है तो भी इनकी गवर्नमेंट सिर्फ 2 साल या उससे भी कम समय तक चलेंगी क्योंकि इनकी इलेक्शन 2027 में होनी है। तीसरा, 3 साल तक चलेगी गवर्नमेंट्स, जैसे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरला। इनकी गवर्नमेंट्स को लगभग 3 साल तक का टाइम मिलेगा क्योंकि इनकी इलेक्शन 2026 में होनी है। फोर्थ पॉइंट, 5 साल तक चलने वाले स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। इन स्टेट्स ने इस साल इलेक्शंस दिए हैं तो इनकी गवर्नमेंट्स को पूरे 5 साल मिलने की संभावना है, यानी कुछ स्टेट्स की गवर्नमेंट्स को बहुत जल्दी इलेक्शंस का सामना करना पड़ेगा जबकि कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट्स को अपना पूरा टाइम मिल रहा है। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे टर्म वाले गवर्नमेंट्स को इफेक्टिव तरीके से काम करने का समय नहीं मिलेगा जो उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। मान लो गवर्नमेंट गिर जाती है। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस अप्रूव होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारें नहीं गिरेंगी। अगर सेंटर या किसी स्टेट की सरकार गिरती है तो उन्हें वहां फिर से इलेक्शंस करने पड़ेंगे। इससे नए गवर्नमेंट को फिर से थोड़ा समय मिलता है पर उनका टर्म छोटा होता है। सेकंड, मिड टर्म इलेक्शंस। कभी कभी ओपोजिशन पार्टीज नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाती है जिससे करंट गवर्नमेंट को गिराना होता है। जो सरकार गिरती है उस पर मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, मतलब बार बार इलेक्शंस होते ही रहेंगे। थर्ड, नॉन कॉन्फिडेंस मोशंस। लेकिन अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन शुरू होते हैं तो हो सकता है कि सरकार 2 या 3 साल तक अच्छे से काम करे और ओपोजिशन पार्टीज नो कॉन्फिडेंस मोशंस कम लाए क्योंकि उन्हें समझ आएगा कि सरकार गिरने से उन्हें भी नए इलेक्शंस का सामना करना पड़ेगा। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन से बार बार होने वाले पोल्स थोड़े कम हो सकते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर सरकार को गिराना होता है तो फिर भी इलेक्शंस होंगे। क्लियर वर्ड्स में ये सिस्टम इलेक्शंस की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम करने में मदद कर सकता है लेकिन सरकार के गिरने की संभावना अब भी बनी रहेगी। सपोर्ट करने वाली पार्टीज 47 पार्टीज ने कोविड पैनल को अपनी राय दी है। इनमें से 32 पार्टीज ने साइमल्टेनियस इलेक्शंस का सपोर्ट किया है। ये ज्यादातर पार्टीज बीजेपी के साथ है या उनके दोस्त है, लेकिन फिर बीजेडी मतलब बीजू जनता दल ने बीजेपी के खिलाफ खुद को रखा है। अपोज करने वाली पार्टीज के बारे में बात करेंगे। 15 पार्टीज ने इस आइडिया का विरोध किया है। इनमें से 5
ऐसी पार्टीज है जो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को आउटसाइड है, लेकिन उनकी अपनी सरकार है स्टेट्स में। इनमें कांग्रेस भी शामिल है। ये पार्टीज इस मूव को नहीं पसंद करती। थर्ड, तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी जो एनडीए की एक अलाई है, उन्हें पैनल को अपनी राय नहीं दी, लेकिन उन्होंने एक न्यूज़पेपर को बताया कि वो इस मूव का सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल के लिए। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सी पार्टीज इस प्रपोजल को सपोर्ट कर रही है, पर कुछ पार्टीज इसे अपोज भी कर रही है। यानी पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सपोर्टर्स और अपोजर्स दोनों के अलग अलग विचार है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ बातें बोली है, जैसे ईवीएम और वीवीपैट्स की जरूरत। इलेक्शन कमीशन ने कोविंद कमेटी को बताया कि अगर साइमल्टेनियस पोल्स मतलब साथ साथ होने वाले इलेक्शंस करने हैं तो इसके लिए कम से कम 8,000 करोड़ चाहिए होंगे। ये पैसा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल्स मतलब वीवीपैट्स खरीदने के लिए यूज होंगे। सेकंड, लोकल बॉडी पोल्स का समर्थन। इलेक्शन कमीशन ने लोकल बॉडी पोल्स जैसे पंचायत इलेक्शंस के लिए कोई कॉस्ट शामिल नहीं की है, क्योंकि ये इलेक्शन स्टेट इलेक्शंस ऑफिसर्स करते हैं, इसलिए इन्हें अलग से कंसीडर नहीं किया गया है। थर्ड, खर्च इंक्लूड नहीं है। थर्ड पॉइंट, जो 8,000 करोड़ का अमाउंट है उसमें कुछ और खर्च इंक्लूड नहीं है, जैसे मशीन्स को ले जाने का कॉस्ट, उन्हें रखने का कॉस्ट, मशीन्स की पहली बार चेकिंग करने का कॉस्ट और दूसरे रिलेटेड खर्चे। तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए होगा और ये खर्चे अलग अलग चीज़ों के लिए होंगे, इसलिए ये प्रपोजल्स को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। 2015 में इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी को बताया था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन करने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स मतलब ईवीएम और वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल मतलब वीवीपैट मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी। इन सब मशीन्स को खरीदने के लिए बड़ा खर्चा होगा। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि इन मशीन्स को हर 15 साल में बदलना पड़ेगा, मतलब जो मशीन्स अब खरीदी जाएंगी उन्हें 15 साल बाद नई मशीन से रिप्लेस करना होगा, इससे भी खर्चा बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ मशीन्स खरीदना ही नहीं बल्कि उन्हें बदलने का खर्चा भी सोचना होगा। ये दोनों खर्चे मिलाकर ज़्यादा होंगे। इन सब बातों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। ये फाइनेंशियल यानी पैसे और टेक्निकल दोनों तरह से चैलेंजेस है जो इस प्रपोजल को सामने रखते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो।